क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का। वो लोग मौसम की तरह बदल गए जो कभी कहते थे हमें यकीन करो, हम सबकी तरह नहीं, वो पल भर में बदल गए। तो मेरे दोस्तों, किसके भरोसे बैठे हो? हर कोई यहाँ पल भर में बदल जाता है। एक साथ देती है तो किताबें देती है, और किताबों के सिवा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ नहीं जिंदगी में किताबों के सिवा। जहां भी जाता हूँ किताबों को पाता हूँ। कुछ नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जिसने किताबों से प्रेम किया है वो जीवन में आगे बढ़ा है, और जिसने इस जमाने दगाबाज जमाने से प्रेम किया है वो इसी जाल में फंसकर बैठा रह गया। आइए इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पाठ, और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं, कौन कौन से प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए उन पे चर्चा करते हैं। हम पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, ढेले चुन लो से क्या तात्पर्य है? यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नित्या क्लासेज अकलेरा का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको प्रश्न उत्तर से संबंधित कक्षाएं समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ढेले चुन लो से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ढेले चुन लो से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ढेले चुन लो एक प्रकार की प्रथा है। एक प्रकार की क्या है? प्रथा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी के ढेलों को चुनकर पत्नी का चयन करना बताता है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी को ढेलों को चुनकर पत्नी का चयन करना बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने धर्म उपदेशकों पर व्यंग्य किया है। किस पर व्यंग्य किया है? धर्म उपदेशकों पर। किस पर? धर्म उपदेशकों पर। ठीक है, तो धर्म उपदेशकों पर व्यंग्य किया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र लेखक ने किया है? तो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र पाठ में किया गया है। उनके नाटक का नाम क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 ग्रह सूत्रों का नाम बताएं जिसमें ढेलों का जिक्र किया गया है। तो 3 ग्रह सूत्र जिसमें ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है, तो उनके नाम है आश्वलायन, भारद्वाज और गोथिल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सुमिरिनी के मन के शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो सुमिरिनी के मन के शीर्षक निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। शिक्षा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो शिक्षा का सबसे बड़ा दोष रटंत विद्या को, कौन सी विद्या को? रटंत विद्या को प्रोत्साहन देना है, जो आज के बालकों में सहज रूप से देखी जा सकती है। आज के बालक पढ़ने के बजाय रटने पर ध्यान देते हैं, और उन्हें रटा हुआ ज्ञान अधिक उपयोगी जान पड़ता है। तो उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? किसके? धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो इसके ऊपर बात करते हैं। सुमेरिनी के मन के अध्याय के आधार पर उत्तर लिखिए। तो धर्म के जो हैं मन के आधार पर धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 लक्षण। कितने लक्षण? 10 लक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमेरिनी के मन के पाठ के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लेखक ने धर्म रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण ही क्यों दिया? तो देखिए, धर्म उपदेशक अपने कथन को घड़ी के उदाहरण से समझते हैं। घड़ी समय जानने के लिए होती है। यदि स्वयं व्यक्ति से समय पूछ लो, पर घड़ी ने यही समय पूर्ण को धर्म उपदेशक अपने कथन को घड़ी के उदाहरण से समझाते हैं। घड़ी समय जानने के लिए होती है।
यदि स्वयं व्यक्ति से समय पूछ लो पर घड़ी में यही समय पूर्ण को खोलकर उन्हें फिर से जमाने की, सॉरी यहाँ पूर्णो नहीं है, यहाँ पुर्जों, घड़ी के पुर्जों को, ठीक है, घड़ी के पुर्जों को खोलने, पुर्जों को, इसको हटाते हैं, पूर्णो नहीं है, यहाँ है पुर्जों, ठीक है। यदि स्वयं व्यक्ति से समय पूछ लो पर घड़ी के पुर्जों को खोलकर उन्हें फिर जमाने की चेष्टा मत करो। ठीक इसी तरह धर्म के बारे में तुम्हें जो बताया जाता है वह सुन लो, तुम्हें तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ घड़ी के पुर्जों को खोलने के बारे में मना किया गया है, मतलब धर्म पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए मना किया गया है। आप केवल अपना काम चला लो, इसी के ऊपर जो है, या फिर धर्म उपदेशक जो बात कहते हैं उसे सुन करके अपने जहन में उतार लो। ढेले नहीं है, ढेले, ये गलत हो रहा है यहाँ, ढेले चुन लो कहानी का, ढेले चुन लो, इसको अपन कर देते हैं ढेले चुन लो। ढेले चुन लो, ठीक है। तो ढेले चुन लो कहानी का मूल प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ढेले चुन लो कुछ लघु कथा का प्रतिपाद्य रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करना है। जीवन संगिनी का चुनाव हमें आँख कान से देखकर सुनकर करना चाहिए। ढेले का स्पर्श करवाकर या पूर्णतः ज्योतिषीय गणना पर निर्भर रहकर जीवन साथी का चुनाव की परंपरा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है। ऐसे जीवन साथी का चुनाव नहीं करना चाहिए। पुरानी परंपराओं के आधार पर जीवन साथी का चुनाव करने से कभी भी जो है हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर घड़ी साजी का इम्तिहान, ये इम्तिहान है, इसको इम्तिहान समझे, पर पास करके आया है, उसे तो देखने दो। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो जिस प्रकार घड़ी साज को घड़ी ठीक करने देखने का अधिकार मिलता है, उसी प्रकार लेखक के अनुसार धर्म के ज्ञाता का धर्म का रहस्य जानने और जिज्ञासा व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो जानकार है उसे जानने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो धर्म के रहस्य को जानना चाहता है उसे जानने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? तो वैदिक काल में स्नातक सुयोग्य पत्नी के चुनाव हेतु कन्या के सामने वैदिक गौशाला के ढेले रखे जाते थे। कन्या द्वारा उचित ढेला चुनने पर ही उसका विवाह किया जाता था, वर्णन नहीं, विवाह, उसका विवाह किया जाता था, ठीक है। तो जहां की जो है मिट्टी का ढेला चुनती थी उसी हिसाब से उसका विवाह किया जाता था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। ढेले चुन लो प्रसंग में किस नाटक का उल्लेख है और क्यों? तो ढेले चुन लो प्रसंग में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, पेरिस नहीं है, वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, उल्लेख है। इस नाटक की नायिका का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे पोर्शिया है, जो अपने वर का चुनाव स्वयं करती, वह बड़ी सुंदर रीति से अपने वर को क्या करती है? चुनती है। इसी का वर्णन इस नाटक में मिलता है। और ये किसका नाटक है? शेक्सपियर का नाटक है। नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, पेरिस नहीं, वेनिस। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, बालक बच गया में किस समस्या को उठाया गया है?
सुमिरिनी के मन के निबंध के आधार पर बताइए। तो देखिए, इसके आधार पर हम चलते हैं। बालक बच गया, इस समस्या को उठाया गया है कि बालक प्रकृति की अनमोल रचना है, इसका विकास स्वाभाविक ढंग से होने देना चाहिए। हमें उस पर अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसे समय से पूर्व ज्ञान के बोझ से दबा न देना चाहिए, क्योंकि जब उपयुक्त समय आता है तब वह स्वयं अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस पर यदि विकास का बोझ लादा गया तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसके साथ ही खेल का भी उसके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, और इन प्रश्नों को यदि आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया तो ये समझ लीजिए कि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। घड़ी के पुर्जे निबंध में लेखक क्या संदेश दे रहा है? किस निबंध में? घड़ी के पुर्जे निबंध। तो घड़ी पहनने वाले को घड़ी से समय जानने के साथ साथ उसके पुर्जों की जानकारी का हक भी होता है। ऐसा करने से घड़ी को ठीक रखने में सहायता मिलती है। धर्म को मानते हुए उसके रहस्यों का जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से धर्म के स्वरूप को ठीक से समझने और उसका पालन करने में आसानी रहती है। समझकर यदि धर्म का पालन किया जाए तो उससे हमारा आत्मिक विकास होता है। कहने का मतलब है, यदि जो है हम धर्म के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें तो इससे हमारा आत्मिक विकास होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। परंतु होता क्या है, जो धर्म के उपदेशक होते हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं कि उनसे कोई प्रश्न ना करे, उनसे कोई बहस ना करे, क्योंकि वे ये समझते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हम जितने विद्वान हैं इतना विद्वान कोई नहीं है। देखिए, मैंने आपको इस कक्षा में 14 प्रश्न, कितने प्रश्न? 14 प्रश्न हल करवाने का पूरा प्रयास किया है और समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसी प्रकार मैं आगे भी कक्षा देता रहूंगा। हमारी कक्षा का समय प्रातः 7 बजे है। 7 बजे हर रोज आपको कक्षा प्राप्त हो जाएगी सवेरे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें, ताकि हमें लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में सही साबित हो रही है और सभी के काम आ रही है। तो इसी के साथ कक्षा को ये विराम देते हैं। धन्यवाद। हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, और हम यही आशा कर लगाते हैं कि आप सदैव हमारा साथ देते रहें, ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा देखना ना भूलें, क्योंकि वो भी इतनी ही शानदार क्लास होगी। इसी के साथ कक्षा को विराम देते हैं।